लास्ट क्लास का टॉपिक ऑपिक जरा बताना। हेडिंग बताओ, हेडिंग, लास्ट हेडिंग बताओ बेटे। लाओ कॉपी दे कोई। मॉलिक्यूलरिटी, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया है ना? ठीक है। आपकी एक क्लास हुई है कि दो? एक क्लास हुई है ना अभी? ठीक है, आज दूसरी करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी तक पढ़ा दिया है ना? ये पढ़ाना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मार्कर किधर है यार? क्यों? मेरे से पहले कौन पढ़ा रहा था? हा? मेरे से पहले किसकी क्लास थी? एमडी सर तो रख के जाते मार्कर। बुलाओ किसी को भाई, किसी को आवाज मारो, कौन है? बुलाओ किसी को, बोलो मार्कर दो, पढ़ाएंगे किससे? अच्छा, देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, मोल मोल खत्म कर दिया है, लिक्विड खत्म कर दिया है, और काइनेटिक्स चल रहा है। अब 26 जनवरी तक फिजिकल केमिस्ट्री की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है? 26 जनवरी मतलब 25 जनवरी तक। तो 25 जनवरी तक आपकी लगातार डेली क्लास होगी, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो न्यू ईयर हो। हाँ, नहीं, यदि टेस्ट है तो क्लास नहीं होगी, टेस्ट है तो टेस्ट दीजिए, मगर यदि टेस्ट नहीं है तो जैसे अभी न्यू ईयर की आप लोगों की शायद कोई छुट्टी है, हाँ, तो उस दिन हम लोग क्लास कर लेंगे। ला रहा है, ठीक है, तो उस दिन हम लोग क्लास करेंगे, है ना? हाँ, मार कर दे दो, चल जाएगा ना? यहाँ का गया कहाँ? अच्छा, नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ, देखो बच्चों, आप लोगों को अपना काम भी मगर अच्छे से करना पड़ेगा। अपना काम की मतलब सिलेबस को रिवाइज रखना, सिलेबस को याद रखना, और फिर परफॉर्म करना, ठीक है ना? क्योंकि सिलेबस तो ऑन टाइम खत्म हो ही जाएगा, मेन ये है कि तुम भी परफॉर्म कर पाओ, और तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें वो सारी चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। यदि तुम याद नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो फिर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं बनता है। ये होगा कि चीजें आ जाएंगी, मगर उस लेवल को टच कर पाओगे जो सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है, वो थोड़ा टफ होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करता हूं, फिर बाद में आपको और भी बातें बता दूंगा। देखिए, लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलरिटी बताई थी,
कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। आज बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, कल मैंने क्या बताया था, कल मतलब जिस दिन मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाई थी उस दिन ये बताया था कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है ना, यही बताया था ना कि केमिकल काइनेटिक्स में ये माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। तो बताओ, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा कोलिजन होंगी। भाई मान लो दो ही मॉलिक्यूल है तो कोलिजन कितनी होगी, एक। एक समय पे एक ही होगी ना, दो मॉलिक्यूल मिलके एक कोलिजन कर लेंगे। अरे मान लो दो हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, चार हो जाएंगी, मगर 100 मॉलिक्यूल है तो यार दो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में यदि 100 होंगे तो कोलिजन ज्यादा होंगी, ये तो बात कंफर्म ही है ना, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा अमाउंट लोगे उतनी ज्यादा कोलिजन होंगी। अब कोलिजन ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट भी उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे, कंसंट्रेशन मतलब क्या, अमाउंट, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे उतनी ज्यादा कोलिजन होंगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा रेट आएगा। तो इसीलिए ये माना जाता है आवाज आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा आवाज का क्या करोगे, ये कोई पैसे थोड़ी ना कि ज्यादा मिलने चाहिए, ये तो आवाज है, इतनी आए जितने से काम चल जाए अपना। देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, एक हमने लिखा, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं बिल्कुल आराम से जैसे आप समझ सके, N1A MB इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरा देखो, बातें कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो, है ना, नहीं तो किसी दिन घर वाले बातें करेंगे तो फिर रोते घूमोगे दोनों लोग। घर वाले तो अच्छे से बातें कहाँ करते हैं, वो तो मारते जाता है, हम गलत बात थोड़ी कहते हैं। Na प्लस MB गिव्स प्रोडक्ट। अब जरा देखो यार, यहां पर रिएक्टेंट कौन है, ए है, रिएक्टेंट कौन है, बी है, और हमारा प्रोडक्ट है। अब यदि हम कहें कि रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा ए और बी लोगे उतना ज्यादा रेट आएगा। भाई जितना ज्यादा ए और बी लोगे उतना ज्यादा रेट आएगा। तो यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन। तो मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। अब जरा गौर समझिए, इनिशियल रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि t इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 पे कोई रेट हो सकता है क्या, रेट तो टीवें सेकंड पे आएगा ना, पहले सेकंड पे आएगा, दूसरे सेकंड पे आएगा, तीसरे सेकंड पे आएगा। t इक्वल टू 0 पे कैसे कोई रेट होगा, जब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तब रेट बनेगा। तो इसी वजह से इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखा गया है, कंसंट्रेशन आफ्टर टी सेकेंड। वो टी सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 0.0005 सेकेंड भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 3 मिनट भी हो सकते हैं, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 13 सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट टी इक्वल टू 0 वाला समय नहीं है, उसके बाद का सारा समय कोई भी समय ले लो। अब यहां पे रिएक्टेंट ए है, यहां पे रिएक्टेंट बी है, तो इस रिएक्शन को हम लोगों ने भाई कहा ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया है, रेट के रिस्पेक्ट में आया है। भाई बातें किसकी चल रही है, रेट की चल रही है, तो रेट के लिए कांस्टेंट आया है, इसी वजह से इस कांस्टेंट का नाम रख दिया जाता है रेट कांस्टेंट। इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम रख दिया जाता है रेट कांस्टेंट। तो हमने इस कांस्टेंट का नाम रख दिया रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो देखो, टेम्परेचर पे सारी दुनिया डिपेंड करती है, जितनी भी चीजें हैं सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही करती है, कम या ज्यादा, जितने भी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा। दूसरा देखो, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन अलग तो रेट कांस्टेंट अलग,
रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, मगर रिएक्शन अलग हो गई तो रेट कांस्टेंट अलग हो गया। जैसे हेनरी कांस्टेंट पढ़ाया था कि हर गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग है। गैस वही है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, चाहे आप कोई भी अमाउंट लो और चाहे आप कोई भी प्रेशर लो, मगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। मगर गैस ही चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, रिएक्शन वही है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही है। आप उस रिएक्शन में कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करते रहो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वही है। कुछ भी करते रहो मतलब टेम्परेचर ना चेंज करो, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। आप कंसंट्रेशन ज्यादा डालो कम डालो, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दो, इनर्ट गैस मिला दो, कैटलिस्ट मिला दो, कुछ भी करो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी वैल्यू अपना कांस्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। आपने रिएक्शन ही चेंज कर दी, अभी अमोनिया की चल रही थी, अब PCl5 की हो गई तो रिएक्शन अलग तो वैल्यू अलग। अच्छा, तो ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। अब देखो इस जर्नल रिएक्शन को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करता हूं। हमारा रिएक्टेंट कौन है? ए, आफ्टर टी टाइम। एटी का मतलब आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन की पावर एक्स। हमारा रिएक्टेंट कौन है? बी, बी की पावर वाई। अब यहां पर गौर से देखो, कोफिशिएंट लगा है एन और एम, पावर मैंने लगाई है एक्स और वाई, है ना। इसका मतलब है कि ये इस रेशियो में रिएक्शन करेंगे। जब ए का एन मोल लगेगा तो बी का एम मोल लगेगा। आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। जैसे ये लिख लो, देखो ये प्रोडक्ट, ये जो कॉफिशिएंट है वो क्या बता रहा है कि जब ए मोल 1 मोल ए खर्च होगा तो 2 मोल बी खर्च होगा, ये बता रहा है। रेट कितना किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसको नहीं बता रहा है, और ये रेट को बता रहा है। तो रेट में जो पावर है वो कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट कितना चेंज हो रहा है। और रेट कितना चेंज होगा ये 2-3 बातों पर डिपेंड करता है, कोलिजन पे डिपेंड करता है, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से ये जो रेट इक्वेशन मैंने लिखी है ये एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, इसको कोई भी देख के नहीं लिख सकता, ना मैं ना आप। ये एक्सपेरिमेंट से आती है कि कौन सा कंसंट्रेशन रेट पे कितना इफेक्ट कर रहा है, कौन सा कंसंट्रेशन रेट पे कितना इफेक्ट कर रहा है, ये देख के हम लोग नहीं पता लगा सकते। इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन कहते हैं, और यही बोली जाती है रेट लॉ एक्सप्रेशन। यही बोला जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये देखो, तो R इक्वल टू के एटी की पावर एक्स बीटी की पावर वाई, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। रेट लॉ इक्वेशन एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, मतलब ये मैंने जो लिखा है किसी मेथड से नहीं लिखा है, एक जर्नल एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन लिखी है कि नहीं? क्योंकि देख के तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा ना जब ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि रेट किस बात पर डिपेंड करता है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में समझाता हूं। देखो, 2 बच्चे हैं, एक का वजन 70 किलो है, दूसरे का वजन 75 किलो है। मैंने कहा भागो, अब दोनों की स्पीड अलग लगाएगी। अब उसकी स्पीड किन बातों पे डिपेंड करेगी? पूरी तरह से वजन पे ही थोड़ी डिपेंड करेगी भाई। उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी टांगे कितनी मजबूत है, वो हेल्दी कितना है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा ना। बस वही है यहाँ। ये तो ये बता रहा है कि किस रेशियो में रिएक्शन करेंगे ये, 1:2 में। मगर उनका जो रेट आएगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? इन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रेट एक अलग चीज है, रिएक्शन करना एक अलग चीज है। जैसे दौड़ में तीनों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 60 वाला भी कर रहा है, 65 वाला भी कर रहा है, 63 वाला भी कर रहा है, मगर भागने का रेट सबका अलग अलग आएगा, और वो कई बातों पे डिपेंड करेगा कि भैया उनकी स्पीड कितनी है, उनकी टांगे किस तरह से काम करती हैं, वो कितना हेल्दी है, सारी बातों पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर डिफरेंस समझ रहे हो? ये रेट की इक्वेशन लिखी है। तो अब बात आई कि ये इक्वेशन एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, जरा देखो। मैंने कहा यदि कोई रिएक्शन होती है
तो उस रिएक्शन का रेट उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट ले आया, उसका नाम रख दिया रेट कांस्टेंट, और उसके बारे में बता दिया कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। फिर मैंने कहा कि यार रिएक्टेंट की वैल्यू डाल देते हैं, डाल दी। अब ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के बारे में मैंने आप सबको समझाया है कि ये इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। अब यहां से हमारी कहानी चालू होती है। देखो, हाँ बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट नहीं, रिएक्शन लिख लो, रिएक्टेंट नहीं है ना, रिएक्शन के नेचर में। अब देखो, सम ऑफ पावर ऑफ reactant concentration, reactant concentration of reactant in a rate law expression equation is known as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन में ये जो कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम। ये जो कंसंट्रेशन है, इनकी पावर का जो सम करोगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इनकी पावर का सम क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? x प्लस वाई। ये देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ जो इक्वेशन होती है, रेट लॉ जो इक्वेशन होती है, उसमें रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब रिएक्टेंट की पावर कितनी लगी है? x और y, उनका सम क्या हुआ? x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये x प्लस वाई हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या निकल के आई? कि रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब गौर से समझो, अब और बातें बताते हैं, जरा देखिएगा। ये इक्वेशन कैसी है? एक्सपेरिमेंटल। तो जब तक ये इक्वेशन नहीं आएगी तो सम कैसे निकालोगे? सम निकालने के लिए इक्वेशन आनी चाहिए, और ये इक्वेशन कहां से आती है? एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी क्वांटिटी होगी? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि जिस इक्वेशन में सम निकालना है, जिस इक्वेशन का सम निकालना है, वो इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से आती है। तो जब तक इक्वेशन नहीं आएगी तब तक सम नहीं निकलेगा। और वो इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल है तो यार वो भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इक्वेशन मिलेगी तभी तो सम निकाल पाएंगे। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस पर चलते हैं। हाँ बेटा, नेचर ऑफ रिएक्शन पर और बोल दे। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा। रिएक्शन चेंज हो गई तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अमोनिया की रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट अलग होगा, PCl5 वाली रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट अलग होगा, HI वाली रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट अलग होगा। ठीक है, SO2 वाली रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग रिएक्शन है ना। इतनी बात ठीक है, आगे बताएं। अच्छा, अब जरा देखो यार बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, छाप डालो, सब लोग छापते चलो, है ना। फिर आपको बता देता हूं, अब बस 2-4 मिनट और थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी पूरी डिफिनीशन खत्म कर दूं, है ना।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब जरा देखिए यार, यहां तक तो हम लोगों ने बातें कर ली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। पलटे छप गए? अच्छा छाप लो, छाप लीजिए। अब आप लोगों का टेस्ट कब है? कमिंग संडे। ठीक है, सिलेबस क्या है? लिक्विड और मोल दोनों आ रहे हैं? चलो कोई नहीं नहीं ठीक है, दोनों पढ़ के दो। देखो ना तो वहां पेपर हम बनाएंगे ना यहाँ हम बनाएंगे, और दोनों जगह सिलेबस पूरे आएंगे। यहाँ तो अभी 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो जब वहां नहीं रोक पाएंगे तो यहाँ रोक के क्या करेंगे, है ना? बात ये है। अब तुम्हारी इच्छा होगी कि सर वहां भी रोक दो, कैसे रोक पाएंगे? और यदि हम वहां रोक पाते तो हम पेपर ही ना आउट करा देते, दोनों लोग मेहनत क्यों करते? अच्छा देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जरा गौर से सुनते जाइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है तो ये तो बता दिया है, जो एक्स है वो एन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है। इसी तरह वाई जो है एम के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब पावर जो है वो कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? देखो यहाँ पावर क्या लगी है, कॉफिशिएंट क्या है, एन और एम, और पावर लगी है एक्स प्लस वाई। तो बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर कोई कंपल्सन नहीं है। दूसरा, जो ऑर्डर होता है वो बच्चों जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल ऑर्डर मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, किसी एक के रिस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल ऑर्डर। एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे ए के रिस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, दोनों का सम, तो दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, मगर हो सकता है ए का ऑर्डर निगेटिव आ जाए या बी का ऑर्डर निगेटिव आ जाए, मगर सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। मगर ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव हो किसी का। भाई दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो हो सकता है ए का निगेटिव हो, निगेटिव होगा, नंबर है ना, ऑर्डर क्या है, नंबर, तो वो नंबर निगेटिव भी आ सकता है। भाई आपने क्या कहा, पावर का सम है कि नहीं, तो नंबर का ही तो सम है, तो वो नंबर जीरो भी हो सकता है, वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि मगर टोटल सम ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जैसे एक्स की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। प्रभु जब टोटल सम पॉजिटिव कैसे आएगा, जब दोनों निगेटिव आएंगे? तो यही तो बोल रहे हैं कि टोटल सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तुम्हें अपने आप समझ लेना चाहिए कि दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। भाई फिर इस बात के चिल्लाने का मतलब ही क्या हुआ कि टोटल सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, टोटल सम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यदि ये निगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक बनेगा, नहीं तो टोटल सम पॉजिटिव कैसे आएगा? हाँ, अच्छा ये इंडिविजुअल निगेटिव हो गया, ये इंडिविजुअल निगेटिव हो गया, टोटल सम कैसे पॉजिटिव आएगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल सम हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जब ये निगेटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव होगा ना, नहीं तो टोटल सम कैसे पॉजिटिव आएगा? तो टोटल सम हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि दोनों एक साथ निगेटिव नहीं होंगे, नहीं तो टोटल सम पॉजिटिव कैसे होगा? तो हमने क्या क्या बताया, ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव हो सकता है। मतलब यार एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना मैथ्स में, तो यहां पर भी कुछ भी हो सकती है, जीरो हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, निगेटिव हो गया। अब जरा गौर से समझिएगा अगला पॉइंट, मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर तीन, तीन से ज्यादा ऑर्डर
पॉसिबल नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन आई हैं उन सबका सम 3 से ज्यादा निकला ही नहीं है। मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी? 3 होगी, पीछे पढ़ाया है ना। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अच्छा, अब जैसे देखो कुछ रिएक्शन लिख देता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपको जो मैं लिखूंगा उसको गौर से देखिएगा। आप कहोगे कि यार सर के पास इतना टैलेंट आया कहां से? मगर ये टैलेंट नहीं है, ये मैंने रट्टा मार रखा है इसलिए मुझे आता है, नहीं तो मुझे भी नहीं आता। नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, बस दिखा रहा हूं, जहां जरूरत होगी बता दूंगा। अब देखो, कोफिशिएंट कितना है? 1। पावर कितनी लगी है? 3/2। तो ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कोई रिएक्शन देख के लिख ही नहीं सकता। मुझे आती होगी, मतलब रट रखी होगी या आती होगी या याद होगी, जो भी समझो, तभी मैं लिख पा रहा हूं। मगर इसमें कहीं साइंस की जरूरत नहीं है। हम भी नहीं लिख पाएंगे, तुम किसी दूसरी रिएक्शन का बोल दो कि सर अच्छा अमोनिया वाली का लिख के दिखा दो, तो हम भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो तुम लिख कैसे पाओगे, है ना। तो वो तो मैं सिर्फ एक बार ये लिख के दिखा रहा हूं कि हाँ देखो आ कैसी सकती है। अब जैसे ये देखो फ्रैक्शनल आई और कहीं फ्रैक्शनल है ही नहीं, यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा है और यहाँ पे फ्रैक्शन चला आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो एक्सपेरिमेंट से आती है, ध्यान रखिएगा। देख के कोई नहीं लिख सकता है, देख के कोई नहीं लिख सकता है, हम में से कोई भी देख के नहीं लिख सकता है। यदि मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये मुझे याद है, नहीं तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। कोई दूसरी आ जाएगी तो अभी मैं भी ढेर हो जाऊंगा। जो तुम सोच रहे हो वही हम भी सोच रहे होंगे कि कौन सा तुक्का मारा जाए, और कोई रास्ता तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। क्लियर? इस वजह से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि रिएक्शन दे दी और ऑर्डर पूछ ले, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? वो भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बेस्ड है। जब तुम कुछ एक्सपेरिमेंट ही, ये तो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो रिएक्शन देख के ऑर्डर कभी कोई नहीं बता पाएगा, ना पूछा जाएगा और ना कोई बता पाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, रिएक्शन देख के कोई भी ऑर्डर नहीं बता पाएगा और ना कोई पूछेगा तुमसे। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही अपने में गलत है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। जैसे तुमसे फिजिक्स में पूछ ली जाए कि भाई लेंथ की वैल्यू बताओ, अरे यार वो तो 0 से लेके पता नहीं कितनी हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू याद कर लोगे? नहीं याद कर पाओगे। तो इसी तरह से इतनी करोड़ों इक्वेशन है और सबका ऑर्डर रेट है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2-4 बच्चों के मन में आएगा कि सर को रिएक्शन देके रेट पूछ लेगा तो हम कैसे बताएंगे, ना वो पूछेगा ना तुम्हें बताना है। ठीक है, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, तो थ्योरेटिकली कैसे आया होगा? एक्सपेरिमेंट से ही आया होगा, है ना। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे खिसकाते हैं। हमारे दिमाग में दो बातें आ गई कि यार ऑर्डर जो होता है रेट ला इक्वेशन में पावर का सम होता है, पहला ये आ गया। दूसरा ये आ गया कि रिएक्शन देख के हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। रिएक्शन देख के ऑर्डर नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब तीसरी बात जरा समझो, यदि कोई डाटा गिवन करो तो बता देंगे, कुछ दोगे तो बता देंगे ना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। कोई डाटा दोगे तो बता देंगे, मगर सिर्फ रिएक्शन देके ऑर्डर पूछोगे तो हम में से कोई नहीं बता पाएगा। इतना टैलेंट हम में से किसी के पास नहीं होना चाहिए, है ना। तो डाटा यदि दिया जाए तो ऑर्डर को बताया जा सकता है, डाटा यदि दिया जाए तो ऑर्डर को बताया जा सकता है। कौन कौन से डाटा देने पे कैसे कैसे ऑर्डर निकाला जाता है, अब ये सुनो, यहां से ही क्वेश्चन आता है, यहां से ही क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन तो इतनी सी थी जिसमें हम लोगों ने 10 मिनट लिए, क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंडिविजुअल निगेटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर 3 हो सकता है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। ये इसके कुछ पॉइंटर है। अब बात है कौन से डाटा गिवन करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम बिना रिएक्शन देखे बता सकते हो। तो एक एक करके जरा समझते जाइएगा अच्छे से। पहला पॉइंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
यदि रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट दे दी जाए तो आप ऑर्डर बता सकते हो। कैसे, समझाता हूं। देखो, यदि हमारे पास इस तरह से कोई इक्वेशन है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक इक्वेशन है, एन ए इक्वल टू पी। अब इसकी रेट इक्वेशन लिखो, तो बच्चों ने रेट इक्वेशन लिख दी, के ए टी की पावर एक्स या एन, जो मैंने लिख लो, कोई पावर लगानी है, ठीक है। बुकों में एन लगी होती है तो एन लगा देता हूं। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब हमें के की यूनिट निकालनी है, तो के की यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के कैसे लिखोगे, रेट डिवाइडेड बाई एटी की पावर एन। आप सबकी यूनिट रखो। रेट क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है, रेट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यदि मैं रेट की यूनिट रखूंगा तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। देखो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सही है। अच्छा, अब आप लोग जरा एटी की यूनिट रखो। एटी क्या है, कंसंट्रेशन की पावर एन। थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर लो, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो, कोई बुरा मानना है, इसको ऊपर ले गया तो माइनस एन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये भी कंसंट्रेशन, तो ये ऊपर गया तो ये 1 माइनस एन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको अगले पेज पे लिख के आपको बताता हूं, गौर सुनिएगा। छापना है, हाँ तो आप लोग छापो, फिर तब तक मैं यही लिख देता हूं। अब देखो, यूनिट ऑफ के क्या बन गया, गौर से देखना। जर्नल फॉर्म क्या बना, कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और टाइम की यूनिट डाल दो, सेकंड इनवर्स। ऊपर जाएगा ना, टाइम इनवर्स लिख लो या सेकंड इनवर्स लिख लो, ये जर्नल यूनिट आ गई। अब जरा देखिए, आप इतना छाप लो, फिर बताता हूं। हर एक ऑर्डर की एक अपनी स्पेसिफिक यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि यूनिट में कौन सा टर्म आ रहा है, एन का टर्म आ रहा है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब हर ऑर्डर की अपनी एक अलग यूनिट होगी। तो तुम यूनिट देख के बता दोगे कि ऑर्डर क्या है। क्यों, क्योंकि हर ऑर्डर की अपनी एक अलग यूनिट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूनिट वाले फार्मूले में एन आ रहा है। चेक करो, 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। तो एन की वैल्यू जिस हिसाब से पड़ेगी उसी हिसाब से यूनिट आएगी। तो आप लोग छाप लो, फिर अभी देखो करके दिखाता हूं। तो इसका मतलब आपने यूनिट दी, कुछ दोगे तो हम बता लेंगे ऑर्डर। आप यूनिट दोगे, हम बता देंगे कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, हम आराम से बता देंगे। तो यूनिट ऑफ के क्या गई, ये आपको याद रखना है। ये तो मैंने करके दिखाया है, इसको याद नहीं रखना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, इसको याद रखना है कि यार यूनिट ऑफ के कितना होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। ये जर्नल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों, इससे ही तुम्हें पता चलेगा कि किस ऑर्डर की क्या यूनिट होती है। कैसे पता चलेगा, आप छाप डालो, तो अभी देखो बताता हूं। छप गया, हाँ कोई नहीं, आराम से छापिए आप लोग, बहुत टाइम है। हाँ, अब देखना बच्चों, गौर समझिए। देखो बच्चों, जर्नल फॉर्म क्या निकल के आया, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखिए हर ऑर्डर की यूनिट अलग अलग कैसे आएगी। हमने डाला n इक्वल टू 0, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर,
ऑर्डर की वैल्यू कितनी डाल दी आपने, 0। यदि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो देखो यूनिट क्या आएगी, n इक्वल टू 0 डालो, n इक्वल टू 0 डालो। तो n इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या k की यूनिट क्या आ रही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। लीटर को ऊपर लेके आओ, आएगी कि नहीं आएगी। देखिए n इक्वल टू 0 डालोगे तो मोल लीटर ऊपर चला गया, तो लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स तो पहले से ही है। एक ऑर्डर की वैल्यू यूनिट दूसरे ऑर्डर से कभी मैच नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू पर यूनिट डिपेंड कर रही है। अब देखो n इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब डालिए, बताइए, तो 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब सिर्फ 1 बचा, और इधर क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो यदि सेकंड इनवर्स यूनिट है तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो हर एक ऑर्डर की अलग अलग यूनिट आ रही है, तो आप यूनिट दोगे तो हम ऑर्डर निकाल देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डाल के यूनिट निकाल रहे हैं। अब उल्टा चले जाओ, यूनिट दो, ऑर्डर निकाल देंगे। हमें यहां सेकंड इनवर्स लाना है। अब बताओ एन की वैल्यू क्या डालनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसमें क्या वैल्यू एन की डाले कि सेकंड इनवर्स आ जाए, 1 डाले। तो आप जनरल फॉर्म याद रखो, आप मैच करा दोगे एन की वैल्यू डाल के, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा एन इक्वल टू 2 डालिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब एन इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा, तो देखो -1 हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्यों, 1 माइनस 2 -1 हो गया, तो -1 हो गया तो मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स होगा, ये ऊपर गया तो लीटर प्लस का हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, n इक्वल टू 3 डालिए, थर्ड ऑर्डर आ गया। अब n इक्वल टू 3 डालने पे क्या आया, मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स। अच्छा n इक्वल टू -1 डालो, क्योंकि ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया तो क्या आ गया, मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2 सेकंड इनवर्स। तो हर ऑर्डर का एक अलग यूनिट आ रहा है, तो जब भी हमें कहीं यूनिट दे के ऑर्डर की बात करेगा तो हमें जर्नल फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि हम जर्नल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे कि यार हमें ये यूनिट लानी है तो एन की वैल्यू क्या डालें। तो हमने देखा कि ये यूनिट लाने के लिए एन की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, तो जब 0 डालोगे तो मोल लीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो हमें जर्नल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी कराता हूं। हाँ मेनली 3 ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि फ्रैक्शनल भी होता है ना। मगर पूछते मेनली 0 1 2 3 भी नहीं पूछते, 2 भी नहीं पूछते, 0 1 ज्यादा पूछते हैं। हाँ अब जरा देखो यार बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि यदि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाए। तो अब क्या है, ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है यूनिट देखकर। ये देखो क्योंकि हर एक यूनिट का अलग अलग यूनिट आई है, हर एक के की अलग अलग यूनिट आई है, तो आप जर्नल फॉर्म याद रखो, जर्नल फॉर्म से मैच कराओगे, क्योंकि हर एक की याद रखना बहुत टफ है कि यार इतनी क्यों याद रखें, हम इसको याद रखें और इससे मैच करा लेंगे। कैसे कराओगे, एक क्वेश्चन देता हूं, आगे बढ़े। अब देखो, हाँ बच्चों नोट कर लो, नोट कर लीजिए। छाप डालो जल्दी जल्दी। आज क्या है, थर्सडे की फ्राइडे,
थर्सडे है ना, ठीक है। कल या परसों से आप लोगों का रिवीजन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन में कराऊंगा मंथन बैच में, तो मंथन मंजिल सब में एक साथ कराऊंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस सब जगह खत्म है। तुम्हारे भी 2 चैप्टर खत्म हो गए, तो मोल से स्टार्ट करूंगा। आप लोग भी शाम को क्लास करोगे, उसमें शाम को कराऊंगा। नहीं आज नहीं, आज तो मैं अभी अभी आया हूँ, एक वीडियो बना के उन बच्चों को डालना पड़ेगा ना, उनको पता नहीं है, तो आज डालेंगे तो कल से करेंगे। बस एक दिन किया करेंगे, फ्राइडे 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 आराम से रात में 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो पेपर जो चैप्टर कर चुके हो, जैसे मोल कर चुके हो मोल, हफ्ते में एक, जैसे चैप्टर होते जाए रिवीजन होता जाए। चलिए अब देखो बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए, एक आपके पास इक्वेशन है ऐसी, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, आवाज नहीं करो यार, इतने तो समझदार दिखते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला, ठीक है, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बताओ, अब जरा देखो, कोई डाटा दोगे तो हम निकाल देंगे। डाटा में क्या दिया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू जैसे दी जाए तो तुम्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि रेट कांस्टेंट यदि किसी ने दे दिया तो हर एक रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, किससे, जर्नल फॉर्म से। या तो याद हो, तो याद रख के क्यों परेशान हो गए, जर्नल फॉर्म को याद रखो, है ना। तो क्या यूनिट होती है, मोल लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब हमें क्या क्या लाना है, मोल लाना है। मोल के ऊपर पावर कितनी लानी है, 1। अब मोल के ऊपर पावर 1 लाने के लिए ये कितना डाला जाए, 0 डाला जाए। तो 0 डालोगे तो मोल के ऊपर पावर 1 आ गई। अच्छा, लीटर के ऊपर भी पावर 1 आई, ऊपर चला गया, इनवर्स हो गया है। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, 0। ये देखो, आपने डाटा दिया, ऑर्डर बता दिया। डाटा नहीं दोगे तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कोई डाटा दोगे तो सब बता देंगे। हाँ पूछो। हाँ, यूनिट के हिसाब से ही होगा, यही तो बताया है पीछे, जो पढ़ाया है वही चिपका रहा हूँ। हाँ, कर लोगे, बात समझ रहे हो। अच्छा, बच्चों ने कहा सर और कुछ, मैंने कहा बिल्कुल यार। अब जरा देखो दूसरा पार्ट। हाँ बेटा, पिछले, आवाज नहीं आई यार। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। 1 मिनट भाई, सब बच्चे शांत हो जाए, उस बच्चे की बात सुनने दे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो दोनों एक ही चीज होती है। देखो इस बच्चे ने क्या कहा है, इसने कहा कि सर हम इस के की वैल्यू को डाल दें, के की यूनिट दी है तो आप इस यूनिट को डाल दो। अब यूनिट को डाल करके सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लें, तो कर लो, बात वही है, चाहे जैसे कर लो, आंसर सेम आएगा। अच्छा अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर देख के बताया जा सकता है, सभी रिएक्शन का नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन है, ये पॉइंट छूट गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है। ठीक है, तो देखो गौर सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
define both elementary and complex reaction। और जबकि मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइन थी? सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन है। यदि कोई हमें बता दे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भी हम ऑर्डर देख के बता देंगे। क्यों? देखो जरा क्यों, गौर सुनिएगा, गौर समझिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी कैसी है? मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी आ गई तो ऑर्डर आ गया। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन की? कोएफिशिएंट का सम। याद है मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of reactant of elementary reaction। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप तुरंत बता दोगे रिएक्शन देख के। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? कोएफिशिएंट का सम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम। तो यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ऑर्डर ऐसे ही बता देंगे, देख के ही बता देंगे। ठीक है, आप जैसे ही बताओगे वैसे ही बता देंगे। जैसे ये देखो, किसी ने कहा कि यार ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, 0, 2 कैन नॉट कैलकुलेट। तो अब हमें क्या टिक करना चाहिए? तो देखो ये रिएक्शन कौन सी है? एलिमेंट्री। यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? कोएफिशिएंट का सम, और यही ऑर्डर है। तो आंसर आ गया 2। अब यही क्वेश्चन, गौर सुनिए, इसी क्वेश्चन को मैं फिर छाप रहा हूं, डरिएगा नहीं। आपके पास ये सुविधा हो तो आप भी कर सकते हो। बस ये है कि अब यार तुम सब कुछ कहोगे तो हम कैसे करा देंगे यार, है ना। कुछ चीजें अपने आप भी करनी पड़ती हैं जीवन में, है। पैसे गिनने में कोशिश नहीं कराओगे कि सर डॉक्टर बन गए, थोड़ा आके कोशिश कर दीजिए, पैसे गिनवा दीजिए मेरे, है ना। हाँ वही कह रहा है, वहां पे नहीं कहेंगे कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। हाँ भाई अब बताओ एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ ऑर्डर क्या है? सेम क्वेश्चन है, सब कुछ है, बस एक वर्ड चेंज किया है। अब आंसर क्या आएगा? तो भाई मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बताया है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बताया है। तो यहां पर आप क्या करोगे? कैन नॉट कैलकुलेट। रिएक्शन दे के तुम ऑर्डर पूछ रहे हो, कैसे कर पाएंगे? इतना टैलेंट थोड़ी ना हमारे अंदर है कि नहीं। इतना टैलेंट हम लोगों के अंदर नहीं है कि तुम रिएक्शन दे के ऑर्डर पूछो हम बता ले जाए। रिएक्शन दे के ऑर्डर पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। कब कब बता पाएंगे? या तो रिएक्शन एलिमेंट्री हो या आपने डाटा दिया हो। कौन सा डाटा? रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो बता लेंगे। मगर रिएक्शन देके डायरेक्ट पूछोगे तो मना कर देंगे। देखो अभी आंसर आपने बताया है 2 और अब कह रहे हो नहीं बताएंगे, गुस्सा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में गुस्सा आ जाता है हम लोग को, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, नहीं बताते हैं। मगर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में बता देंगे।
तो डिफरेंसेस समझते चल रहे हो ना। अच्छा, अब बच्चे ने कहा सर ठीक है, मान लो रिएक्शन एलिमेंट्री भी ना हो, मान लो रेट भी ना दिया हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ना दी हो, फिर कैसे निकाल सकते हो? तो मैंने कहा फिर भी निकाल लेंगे, कौन सा डाटा गिवन हो तो फिर भी निकाल लेंगे। जरा देखो कौन सा पार्ट था ये, बी। अब सी देखो, यदि आपके पास ये चीज दी हो, क्या, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट रिलेशन, यदि कंसंट्रेशन और रेट का रिलेशन दिया है तो भी हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सिखाता हूं, इस पर क्वेश्चन खूब आता है पेपर में, इस पॉइंट पर क्वेश्चन खूब आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा देखो यार, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट दिया हो तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, गौर समझिएगा। बहुत छोटी सी चीज है तुम्हारे लिए, मेरे लिए बड़ी है, मगर तुम लोगों के पास टैलेंट ज्यादा है तो आप लोग 2 मिनट में समझ लोगे। ये ठीक है। अच्छा, इसकी रेट लाइक इक्वेशन लिखे, एटी की पावर, किसी को बुरा तो नहीं लगा? अच्छा तो फिर सपोज कर लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या सपोज किया, सपोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एक्स टाइम, कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज कर दिया है, एक्स टाइम, मतलब अभी 80 था तो अब कितना हो गया है, एक्स 80, तो नया कंसंट्रेशन हो गया हमारा एक्स 80। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? अब नहीं मानेगा तो इसकी वैल्यू वहां पे डाल देते हैं, तो नया रेट क्या आ गया, के सही है, नया रेट आ गया कि नहीं आ गया? भाई कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा, कितना चेंज होगा ये दिखा दिया आपने, कंसंट्रेशन की वैल्यू ये डाल दी। अच्छा, मैं ऐसे लिख लूं तो भी तुम लोग बुरा नहीं मानोगे कि ठीक है सर मन कर रहा है आप लिख लीजिए, क्यों भाई? एक्स को बाहर निकाल लिया है ना, इतना गुस्सा होने के बाद थोड़ी ना यार, तुम भी ना यार, अब घर की लड़ाई का मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर भी गुस्सा रहोगे, हम गुस्सा रहते हैं? हम गुस्सा रहते हैं देखो, तो फिर मान लो सुबह घर से मार खा के आए तो यहाँ पर भी गुस्सा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो देखो नया रेट कितना आया जरा पकड़ो, नया रेट आया है एक्स की पावर एन ओल्ड रेट, भाई के 80 की पावर एन की वैल्यू क्या है ये देखो ओल्ड वाली। अब यहां से आपको थोड़ा सा नॉलेज पकड़ना है, फिर बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर दोगे, मगर इस चीज को मुझे थोड़ा सिखाना है तो पहले यहाँ छाप लो, अगले पेज पे सिखाऊंगा। देखो यदि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो देखो रेट चेंज हो रहा है, ये बात कंफर्म है कि नहीं? देखो रेट की एक नई वैल्यू आई है, आपने कंसंट्रेशन चेंज किया एक्स टाइम, रेट कितना चेंज हुआ है, एक्स की पावर एन टाइम, है कि नहीं? कंसंट्रेशन चेंज किया है एक्स टाइम, रेट चेंज हुआ है एक्स की पावर एन टाइम। अब देखो हम लोग इससे कैसे निकालेंगे अभी सिखाते हैं। छप गया है? कोई बात नहीं, छापो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बड़ी गर्म है यार, उधर बहुत सर्दी पड़ रही है गुड़गांव साइड में, पॉल्यूशन का सर्दी से क्या हुआ? गांव साइड में है ठंडा, हाँ यहाँ नहीं है, पटना में नहीं है, मगर यहाँ तो बहुत गर्म है। हाँ बेटे, हाँ मान लिया हम लोगों ने, हाँ कुछ भी मान सकते हो, क्लियर है। तो चलो छपाई चालू करते हैं। अब जरा गौर समझिएगा बच्चों, डरना नहीं, कोई डरेगा तो नहीं? तो फिर देखो भाई, संभालो सब लोग, सभी बच्चे संभाले, इधर ध्यान दे, रोना धोना नहीं है। अब देखना खेल होने वाला है, 4 लाइनें अपने को लिखनी है, फिर आराम से क्वेश्चन करना है 10-15 मिनट। सब लोग देखो इधर, बेटा इधर देख लो, मोबाइल तो तुम्हारे पास रहेगा, कौन ले जाएगा तुम्हारा मोबाइल? कोई नहीं ले जाएगा है? इतने सारे पैसे तुमने हमसे बातें करने के दिए हैं, भूल जाते हो तुम लोग यार, याद दिलाना पड़ता है मुझे बार बार। n = 0,
n इक्वल टू जीरो मतलब जीरो ऑर्डर। यदि ऑर्डर जीरो है तो कंसंट्रेशन और रेट में क्या रिलेशन आ रहा है, जरा वैल्यू डालो। n इक्वल टू जीरो डालो तो किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन। इसका मतलब यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका रेट चेंज हुआ, कंसंट्रेशन तो चेंज हुआ है एक्स टाइम। कंसंट्रेशन तुमने एक्स टाइम किया और रेट चेंज, चेक कर लो एन की वैल्यू क्या डाली है, जीरो। जर्नल फॉर्म ये था कि यदि कंसंट्रेशन एक्स टाइम चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा एक्स की पावर एन टाइम। मगर यदि रिएक्शन, अब हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट चेंज ही नहीं होता है, मतलब रेट कांस्टेंट होता है। कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो अब उल्टा पढ़ो, पहले आपने सीधा पढ़ा, एन इक्वल टू जीरो डाला तो नया रेट पुराना रेट बराबर आया, इसका मतलब रेट चेंज नहीं हुआ। अब इसको उल्टा पढ़ो, यदि रेट चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑर्डर जीरो है। हमें उल्टा याद रखना है, यदि कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और रेट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, जीरो है। और वो कहां से आ रहा है देख लो आप, इस इक्वेशन से ही निकाला है। क्लियर है? कंसंट्रेशन डबल हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन आधा हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन ट्रिपल हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ, तो ऑर्डर कितना है, जीरो। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कांस्टेंट रेट से चलती है, ना तो ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी, है ना। उनका कांस्टेंट रेट क्या होता है ये भी अभी फ्यूचर में बताएंगे, फ्यूचर मतलब अगली क्लास में ही हो सकता है इसी क्लास में बता ले जाए, इतनी बात ठीक है। अच्छा बच्चों ने कहा कि सर यदि n इक्वल टू वन डाले तो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो n इक्वल टू वन डालो तो क्या वैल्यू आ रही है, वन डालोगे तो x आया। आपने कंसंट्रेशन कितना चेंज किया, x टाइम। रेट कितना चेंज हुआ, x टाइम। जितना कंसंट्रेशन में चेंज है उतना ही चेंज यदि रेट में आ रहा है तो ऑर्डर फर्स्ट। अब उल्टा कर रहे हो ना, n इक्वल टू वन डाला तो रेट क्या हुआ, x टाइम चेंज हुआ। कंसंट्रेशन कितने टाइम चेंज किया था, x टाइम। रेट भी कितना चेंज हुआ, x टाइम, सेम रेशियो में। अब उल्टा पढ़ो, जब रेट उतना ही चेंज हो जितना चेंज कंसंट्रेशन हो रहा है तो ऑर्डर कितना होगा, वन। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट ट्रिपल, कंसंट्रेशन आधा, रेट आधा। मतलब जो चेंज कंसंट्रेशन में वही चेंज रेट में आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, वन। जो चेंज कंसंट्रेशन में वही चेंज रेट में आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट। क्लियर है सबको, क्लियर है? अच्छा तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ना चेंज हो तो जीरो, है ना। कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो और रेट नहीं चेंज हो रहा है तो जीरो। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो फर्स्ट। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो फर्स्ट। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, कंसंट्रेशन आधा, रेट आधा। अच्छा अब एन इक्वल टू टू डालो, अब एन इक्वल टू टू मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो क्या आया, एक्स की पावर कितना आएगा, टू। इसका मतलब कंसंट्रेशन तुमने चेंज किया एक्स टाइम, रेट चेंज हुआ एक्स स्क्वायर टाइम, उसके स्क्वायर में है। कंसंट्रेशन चेंज किया एक्स टाइम और रेट चेंज हुआ एक्स स्क्वायर टाइम। तो यदि कंसंट्रेशन के चेंज का स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा हो तो ऑर्डर सेकेंड। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 4 टाइम चेंज हुआ। कंसंट्रेशन 3 टाइम किया, रेट 9 टाइम चेंज हुआ। कंसंट्रेशन आधा किया, रेट 1/4 टाइम हुआ। स्क्वायर में चले, कंसंट्रेशन के चेंज के स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा है तो सेकेंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 टाइम्स क्योंकि दो का स्क्वायर होगा। कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट 9 टाइम। कंसंट्रेशन आधा, रेट 1/4 टाइम। तो यदि स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट नहीं चेंज हो रहा है तो जीरो। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, फर्स्ट। जो कंसंट्रेशन में चेंज उसके स्क्वायर में रेट में चेंज, सेकेंड। अब आप समझ ही गए होगे, तीन क्यूब में क्या आएगा, n इक्वल टू 3 डालो,
तो क्या आएगा, x की पावर क्यूब आएगा। और क्यूब में चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, थर्ड। कंसंट्रेशन डबल, रेट 8 टाइम्स। कंसंट्रेशन ट्रिपल, रेट 27 टाइम्स। कंसंट्रेशन हाफ, रेट 1/8 टाइम्स। क्यूब में चलेगा ना। तो यदि क्यूब में चेंज हो रहा है तो थर्ड। अब गौर समझिए, यदि माइनस हुआ तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो माइनस हो सकता है। अब इसका कोई नाम नहीं होता है, इसको जीरो कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड। अब इसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि ओवरऑल तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा भाई, है कि नहीं। अब जरा देखो, कंसंट्रेशन बढ़ने से, ये वाला पॉइंट अच्छे समझना, कंसंट्रेशन बढ़ने से यदि रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर निगेटिव है। आपने कंसंट्रेशन क्या किया, एक्स टाइम, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाया है, एक्स टाइम इंक्रीज किया है, और रेट चेक करो पहले से कम हुआ है, डिवाइडेड बाई एक्स लगा है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से यदि रेट कम हो रहा हो तो इसका मतलब ऑर्डर माइनस होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कम हो रहा हो तो ऑर्डर माइनस होगा। और कितना माइनस होगा वो आप डिवीजन से देख लो। कंसंट्रेशन तुमने एक्स टाइम बढ़ाया, यदि एक्स से डिवाइड हो रहा है तो 1 माइनस का। कंसंट्रेशन एक्स टाइम बढ़ाया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 2 माइनस का। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये रेयर आएगा मगर आ भी सकता है, तो ध्यान रखो। कंसंट्रेशन बढ़ाने से यदि रेट कम हो रहा है तो ऑर्डर निगेटिव होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से यदि रेट कम हो रहा है तो ऑर्डर निगेटिव होगा। अब जितना कंसंट्रेशन बढ़ाया है क्या उतने से डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर -1 होगा। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाया है क्या उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर -2 होगा। देखो यहाँ, यदि 2 डाल दोगे माइनस का तो एक्स स्क्वायर की पावर -2, तो वो क्या हो गया 1/x²। तो यहाँ 1/x² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ जरा देखो। अब इसको सेट करो दिमाग में। दिमाग में क्या सेट है, कंसंट्रेशन चेंज करने से यदि रेट ना चेंज हो तो ऑर्डर 0। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो ऑर्डर फर्स्ट। जो कंसंट्रेशन में चेंज रेट में उसके स्क्वायर में चेंज तो ऑर्डर सेकेंड। जो कंसंट्रेशन में चेंज उसके क्यूब में रेट में चेंज तो ऑर्डर थर्ड। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कम हो रहा है तो ऑर्डर निगेटिव। ठीक है ना, निगेटिव। क्लियर है इतनी बात। अब जरा देखो, सबसे ज्यादा इस डाटा पर क्वेश्चन आता है पेपर में। इस डाटा पर एक क्वेश्चन लगभग रहता ही है। अब कैसे क्वेश्चन रहते हैं, अब हम इन पे आते हैं एक एक करके। ठीक है, ये देखिए, पहले छापोगे, छाप लो। हाफ वाला भी कर लो, ऐसे ही चलता रहेगा, आप चाहे जो कर लो। हाँ, टेम्परेचर नहीं चेंज करना है प्रभु, कंसंट्रेशन चेंज करना है। टेम्परेचर कब चेंज किया है? हाँ, नहीं भाई, टेम्परेचर की कहीं चर्चा चली? कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से ऑर्डर चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट चेंज हो रहा है, ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। और रेट का चेंज हमें पता चल रहा है इसलिए हम ऑर्डर निकाल पा रहे हैं। कंसंट्रेशन यहां -1 करोगे वो कह रहे हो, तो ये आएगा तो -1 का स्क्वायर मतलब -2। तो -2 करोगे तो नीचे आएगा 1/x² हो गया। तो यहां पे लिख दोगे Rn इक्वल टू 1/x²। आर ओल्ड है कि नहीं? हाँ, कम होगा। यदि ऑर्डर निगेटिव है तो रेट हमेशा कम होगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। ये क्या बताता है फिर से सुन लो। कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट कितना चेंज हो रहा है उससे हमें ऑर्डर निकल के आ रहा है। बस उससे ऑर्डर निकल के आ रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट का चेंज वो बताएगा, उससे हम ऑर्डर भाप जाएंगे। उससे हम ऑर्डर भाप जाएंगे क्योंकि उसने डाटा दे दिया है। और कैसे भापेंगे, इसके हिसाब से कि कंसंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गया तो हम समझ गए ऑर्डर 1 है क्योंकि सेम चेंज आ रहा है।
कंसंट्रेशन डबल किया, रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम समझ गए ऑर्डर 0 है। बात समझ रहे हो? हम उस रिलेशन से ये बात निकालना है। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया, तो हम समझ गए इसके स्क्वायर में भाग रहा है, तो ऑर्डर 2 है। हम इस तरह से चीजों को समझेंगे। कैसे समझेंगे अभी देखो बताते हैं। छापे, रुक जाओ, ये अलग करो पहले। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। वो कह रहा है फॉर द नॉन स्टैक्योमेट्रिक रिएक्शन 2a plus b gives c plus d. The following kinetic data were obtained in 3 separated experiments, all at 298 Kelvin. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अब देखो एक ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया है किसी एक का। अच्छा, अब सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेलेक्ट देखो क्या करो, जब भी सेलेक्ट करो तो कोशिश करो कि किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि फिर रेट क्या है, सिर्फ दूसरे के रिस्पेक्ट में निकलेगा, है ना। तो कोशिश ये करनी कि किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। जैसे देखो यदि मैं पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करता हूं तो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है ना। मगर बी का चेंज हो रहा है, तो बी का क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है। पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करके बताओ बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। 0.1 था, अब कितना हुआ, 0.2। अच्छा, अब रेट में देखो क्या हुआ, कोई फर्क आ रहा है, नहीं। कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट चेंज हो रहा है, नहीं। तो ऑर्डर कितना होगा, तो इसका मतलब बी का ऑर्डर 0। बी का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो मगर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बी के कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं मगर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट में कोई चेंज ना है तो ऑर्डर कितना, 0। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0। अब इतनी बात निकाल ली तो ये गलत हो गए, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है तो किसी के ऊपर 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो वो इक्वेशन में लिखा ही नहीं जाएगा, है कि नहीं भाई। इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, इन जनरल रेट इक्वेशन होगी रेट इक्वल टू के ए टी की पावर एक्स बी टी की पावर वाई। अब y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब y का टर्म गायब हो गया, और सब में दिया है तो इसका मतलब आंसर 4 आ गया। मगर फिर भी हम a को निकालते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन छापने पे बैठ जाओ, पता नहीं इसने ऑप्शन कैसे बनाए, तो जितना सॉल्व करो उतना चिपका लो एक बार। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब b का रेट निकल आया है तो अब a का रेट निकालो। तो ऐसा कंपेयर करो कि b कांस्टेंट हो और सिर्फ a का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो। देखो पहले और तीसरे को कंपेयर कर दे, ये कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन डबल, रेट भी क्या हो रहा है, 12 दूनी 24 डबल। तो जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट में चेंज, कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी क्या हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है फर्स्ट। अब ऐसा कहां है, अच्छा आंसर पहले ही निकल आया था, तो ऐसा ही आंसर क्लियर है। तो रेट इक्वेशन क्या आई, ये देखो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर 1, और रेट इक्वेशन और बीटी की पावर 0, ये रेट इक्वेशन आ गई। क्लियर है, क्या समझ पाए हो सब लोग, पक्का समझ रहे हो ना कैसे किया है। अब तुम जिद करोगे कि सर ये तो तुमने किया है, हमने कहा किया है, हम भी करेंगे, तो लो तुम करो, ये वाला क्वेश्चन आप करो भाई। छापो, 2a plus b equal to c, डाटा गिवन है, इक्वेशन निकालनी है। तो ऐसे सेलेक्ट करोगे कि एक को कंपेयर करो, एक कांस्टेंट हो दूसरा वेरिएबल हो। अब जैसे देखो, अब मैं इसको करके दिखाता हूं। इसमें मैंने क्या किया है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें दोनों वेरिएबल है। देखो पहले और दूसरे को कंपेयर कर ले तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या है
डबल। ये क्या हो रहा है, 45 दूना 90। तो ए को डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो रहा है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में 2 है, ए के रिस्पेक्ट में 2 है। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब बी का चेक करते हैं, गौर समझो। अब क्या है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें ए कांस्टेंट हो, ए की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। अब हम उस तरह का एक्सपेरिमेंट हमें मिला ही नहीं, कोशिश करनी थी, नहीं मिला तो भी कर देंगे, ऐसी क्या बात है। कोई भी एक्सपेरिमेंट पकड़ लो, देखो पता नहीं बेटा, ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, ये कितना हुआ, 9 अट्ठे 72, 8 गुना। भाई 9 लिखा है और ये 72 लिखा है, 9 अट्ठे 72 हुआ ना। अब जरा देखो, दोनों के कंसंट्रेशन चेंज हुए, तो हमें कैसे पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। तो अब जरा गौर सुनिएगा, डरिएगा नहीं। इसका ऑर्डर आपको पहले से पता है, इसका तो पहले से पता है ना। तो यदि ए डबल हुआ है तो रेट कितना होना चाहिए, डबल, क्योंकि ऑर्डर 1 है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो 1 ऑर्डर का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज। तो जब ए डबल हुआ तो रेट होना चाहिए डबल, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ए का ऑर्डर तो पता है ना यार तुम्हें, 1। तो यदि ए को डबल करोगे तो रेट डबल होगा। तो यार बी को डबल करने पर रेट कितना बढ़ रहा है, 4 गुना, क्योंकि टोटल 8 गुना बढ़ रहा है ना। उसमें से ए को डबल करने पर रेट डबल हो गया, बी को डबल करने पर इसका मतलब रेट क्या हो रहा है, 4 गुना। तो बी के किस में बढ़ रहा है, स्क्वायर में। बी को डबल करते हो तो रेट 4 गुना बढ़ता है, क्योंकि टोटल क्या है, 8 गुना। ए को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, क्यों, ऑर्डर 1 है। बी को डबल किया तो रेट 4 गुना बढ़ा, क्योंकि टोटल 8 गुना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 4 आना चाहिए। तो बी को डबल करने पर रेट 4 गुना हो रहा है, मतलब उसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितनी आएगी, 2। तो ए के ऊपर 1, बी के ऊपर 2। सही है, बात समझ पा रहे हो, कैसे किया, कर लोगे, हजम हो रहा है, सही। अब मन कर रहा होगा तुम्हारा, हाँ, सबके रिस्पेक्ट में देखना है। ए का तो निकल आया, अब बी का निकालो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ए देखा, ए डबल हुआ तो रेट डबल हुआ, ठीक। अब बी डबल हुआ तो 4 गुना हुआ, क्यों, टोटल 8 गुना हुआ है ना। तो इसका मतलब बी को डबल करने पर रेट 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब स्क्वायर में जा रहा है, स्क्वायर में जा रहा है तो पावर 2। अब तुम्हारा मन करेगा कि हम अब आईआईटी वाला क्वेश्चन करेंगे, नीट वाला तो हम ऐसा ही कर देते हैं, तो आईआईटी वाला कर लो। ये आईआईटी मेंस 2022 का क्वेश्चन है, मगर आपके पेपर में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे कराए हैं। अब पीछे आपके ही पेपर के क्वेश्चन थे, और आपके पेपर के क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है ये। पिछला वाला क्वेश्चन टफ था, वो इससे इजी है ये। करिए, छापो, सब लोग आंसर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। जैसे पढ़ाया वैसे ही लगाना। पैंतीस चौको 135, चौको 140। बताइए, ऑप्शन लिख दूं क्या, 1 2। अब तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। देखो, इसको कांस्टेंट और ये क्या हुआ, डबल, तो रेट क्या हो रहा है, डबल। 18 दूनी 36, इसका मतलब इसके 1, तो एक तो यहाँ 1 आ गया। अब देखो, इसको कांस्टेंट कर दिया, ये क्या हो रहा है, डबल, ये क्या हो रहा है,
35 चौको 140 है ना। तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट क्या हो रहा है, 4 गुना, तो स्क्वायर में चल रहा है। दो, तो टोटल सम कितना आ गया, 3। बस ये हो गया। अब वो तुम्हारे एग्जाम का, ये नीट में पीवाई, सॉरी ये नीट का पीवाई क्यू है, ये ज्यादा टफ है। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन नहीं कर रखा है, तो सोचना पड़ेगा। जैसा ये क्वेश्चन है डिट्टो ये एक क्वेश्चन वैसा ही है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। डिट्टो वही है, चेक करो, इतनी देर में कर भी देंगे। देखो वो क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए और बी बिकम डबल। जो डाटा में दे रहा था वो अब लैंग्वेज में लिख के दे रहा है, बस ये। वो कह रहा है ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया, तो रेट क्या हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 0.3 टू 0.24, मतलब 8 त्रिक 24, 8 गुना। अब हमें पता नहीं चलेगा किसके रिस्पेक्ट में कितना, हम आगे बढ़ गए। फिर वो कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली डबल, जब सिर्फ ए को डबल करते हैं, देन द रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 से 0.6, डबल, दुगना। अब तुम यहां से पकड़ ले गए, ए को डबल किया, रेट भी डबल हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर हो गया 1। अब तुम तुरंत बी का पकड़ ले गए, क्योंकि 8 में से 2 तो आया है ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए को डबल किया है तो रेट डबल होगा, क्योंकि ऑर्डर कितना है 1। तो फिर यार ये 4 किसके रिस्पेक्ट में आया, इसके रिस्पेक्ट में, तो बी को डबल करने पर रेट 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब बी का ऑर्डर कितना है, 2। अब ऑप्शन चेक कर लो क्या लिखना है, ओवरऑल ऑर्डर गलत, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 1 गलत, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 2 गलत, है ना। अब देखो यार, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन का चेंज दे रहे थे, अब कंसंट्रेशन के चेंज को छुपा रहे हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। कहा जा रहा है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको रेट लाइक इक्वेशन दी है, रेट लाइक इक्वेशन दी है ये। अब वो क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस्ड टू 1/4 of the initial volume, the rate related to original rate will be। इसी टॉपिक पे आप हमेशा क्वेश्चन, अभी 4-5 क्वेश्चन लाइन से किए। अभी तक क्या होता था पता नहीं, अभी तक क्या होता था, वो डायरेक्ट बताता था कि कंसंट्रेशन दुगना किया चौगुना किया। इस बार वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है, वो कह रहा है मैंने वॉल्यूम को क्या किया है, 1/4 किया है। तो यदि वॉल्यूम को 1/4 करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 4 गुना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम 4 गुना घटाओगे तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ेगा। तो भाई ने क्या किया, ये नहीं बोला कि सबका कंसंट्रेशन 4 गुना कर दिया, क्योंकि तुम निकाल ही लोगे भाई। यदि मैं ये बोल दूंगा तो तुम डायरेक्ट कर लोगे, क्यों, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तुम कहो अरे यार इसमें क्या है। तो कंसंट्रेशन के चेंज को इस बार दूसरी तरीके से बोला गया कि मैंने क्या किया है, वॉल्यूम जो है सडनली 1/4 कर दिया है। तो यदि वॉल्यूम 1/4 कर दोगे तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो कुल मिला के तुम यही कह रहे हो कि कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। मगर इस बार मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, जैसे आपको फंसाया जा सके। तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाया गया है दोनों का, क्यों, एक ही कंटेनर में दोनों है। यदि वॉल्यूम पहले के लिए कम हुआ तो दूसरे के लिए भी तो कम हुआ होगा, एक ही कंटेनर में तो पड़े। ऐसा थोड़ी होगा कि एक रिएक्टेंट एक में, एक रिएक्टेंट दूसरे में, और रिएक्शन भी हो रही है, ऐसे कैसे होगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया है कंसंट्रेशन, इसका भी बढ़ गया है
इसका भी बढ़ गया। तो रेट कितने गुना बढ़ गया? 16 गुना बढ़ गया, है कि नहीं? क्योंकि पावर 1 1 है। ए 4 गुना हुआ तो रेट 4 गुना हुआ, बी 4 गुना हुआ रेट 4 गुना हुआ, टोटल कितना हो गया? 16 गुना। तो चाहो तो करो, चाहो तो ऐसे ही कर दो। बात समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट ऐसे बोले कि भाई रेट को हम 4 गुना कर रहे हैं तो बताओ, सॉरी कंसंट्रेशन को 4 गुना कर रहे हैं तो रेट कितने गुना होगा। वो इस तरह की लैंग्वेज भी यूज कर सकता है कंसंट्रेशन के चेंज को छुपाने के लिए, जैसे बच्चे को थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़े। कर लोगे? सारे क्वेश्चन निपटा लोगे ना ऐसे? वैसे तो सारे कर दिए। अब जरा देखो, अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर की, कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ज्यादा पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है बस, और वो तो तुम लोगों के पास है ही है। अब देखो, क्लास कितने बजे खत्म होती है? 12:45 ना। हेडिंग लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सारे बच्चे 5 से 10 मिनट मुझे दे दे, क्योंकि बहुत छोटी सी इक्वेशन है। प्रभु इधर ध्यान दो, लू इधर ध्यान दो। अब जरा देखो, 5 से 10 मिनट शांति से बैठो और बातों को सुनो। ठीक है, जीरो ऑर्डर निपटाते हैं, और जीरो ऑर्डर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, हमने एक इक्वेशन ली, ये ठीक। अब गौर समझिएगा, रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर की है। तो इसकी रेट इक्वेशन क्या लिखोगे? रेट इक्वल टू के एटी की पावर एन, और एन की वैल्यू कितनी डालोगे? बात समझ रहे हो क्यों डालोगे? तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई? अब जरा देखो, ये बड़ी मस्त इक्वेशन आई है, इसको जरा समझिएगा सारे लोग, ध्यान दो। आपको अभी थोड़ी देर पहले लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर यदि रेट ना चेंज हो तो जीरो ऑर्डर। अब क्यों रेट नहीं चेंज होता, जरा देख लो। रेट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? के बराबर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है रेट जीरो ऑर्डर का, चेक करो। कंसंट्रेशन का टर्म है नहीं, इसी वजह से तुम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे थे वहां पर, मगर रेट चेंज नहीं हो रहा था। वहां मैंने रीजन नहीं बताया था, मैंने कहा था देखो मैथमेटिकली ये प्रूफ हो रहा है, मगर ये नहीं बताया था ये कैसे हो रहा है। वो अब बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वो इक्वेशन ड्राइव हो रही है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट क्यों नहीं चेंज हो रहा था? क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर। इसमें कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन कुछ भी करते रहो, इसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक और खास बात है कि जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जिसके बराबर आया है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे, क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड करती है, रिएक्शन तो चेंज नहीं कर रहे हो, और जब रिएक्शन नहीं चेंज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट के इक्वल। इस सॉरी, इसका मतलब अरे यार, बुढ़ापा जो है ना यार, बहुत परेशान कर रहे हैं, है ना यार। खांसी आसी आना क्या है, बुढ़े लोगों की तो निशानी है। इधर देखो कहाँ आ रही है। हाँ, तो उसकी भी तुमने एनर्जी सारी खींच ली है, बुढ़ा ही हो गया है वो भी। हाँ, आओ भाई, चलो अब गौर से समझना। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या है? ये देखो, खुश कितने हो जाते तुम यार, तुम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हो, बड़ी बातों पे लौट जाओगे। इधर इधर देखिए, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या है? कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट के इक्वल। इसका मतलब रेट कांस्टेंट यदि दिया है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया है जीरो ऑर्डर के केस में। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, क्वेश्चन में यही दी होंगी कि पता चला रेट कांस्टेंट दिया है और तुम रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढ रहे हो कि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है
है ना, वहां मन की आंखों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका मैल हटाते रहो तुम लोग, ये दिखेगा नहीं वहां पे। तो देखो मैंने क्या बोला, गौर सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, एंड इक्वल टू रेट कांस्टेंट। साथ में किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है ना। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और साथ में किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। देखो इक्वेशन क्या है ये, इस इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, चेक कर लो आप लोग। तो हमने आपको 2 से 3 पॉइंट यहां पे पढ़ा है, और ये ध्यान रखने हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रेट से चलेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, रेट कांस्टेंट के बराबर। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इक्वेशन में कंसंट्रेशन का टर्म गायब है, ये देखो। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। किसी ने कहा सर आपने कहा कि रेट की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर है, रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे ये तो बताओ। भाई रेट कांस्टेंट के बराबर है, हमें रेट कांस्टेंट ही नहीं निकालना आता है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो अब रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है ये सिखाता हूं। आप सभी बच्चों को डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं, मगर प्रूफ मैं बता दूंगा, है ना, कि कैसे होता है, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती पेपरों में। देखो टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नॉट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्शन टी सेकंड चल गई, भाई टी सेकंड चलेगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिसोसिएट होगी, एक्स वैल्यू डिसोसिएट होगी तो एक्स वैल्यू फॉर्म होगी, 1:1 लिखा है, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट वैल्यू थी, टी सेकंड में कितना डिसोसिएट हो गया, एक्स। तो आफ्टर टी टाइम कितनी वैल्यू बची, ए नॉट माइनस एक्स, और इसको एक नाम दे दिया एटी। एटी मतलब आफ्टर टी टाइम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। टी समय के बाद रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू बच रही है, एटी। एटी बोलो या ए नॉट माइनस एक्स बोलो, बात एक ही है, क्लियर है। अच्छा, अब निकालते हैं रेट की वैल्यू। तो देखो सॉरी, रेट इक्वेशन निकालते हैं। तो हम रेट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा, डरिएगा नहीं कि रेट की वैल्यू हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं। हमारी इक्वेशन ये लिखी है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हो। यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई बच्चा बुरा मानेगा, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ पी डिवाइडेड बाई 1, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट में रिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट में रिलेशन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना लगा, 1। रिएक्टेंट के लिए कैसे लगाते हो, माइनस, प्रोडक्ट के लिए कैसे लगाते हो, प्लस। और ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंडिविजुअल रेट में ये रिलेशन है। तो मैंने इंडिविजुअल रेट उठा के यहां डाल दिया, ये देखो, कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह है। तो लग रहा है तो थोड़ा सा यार वो ले लो, बर्फ बर्फ लगाओ और उसको सही करना पड़ेगा कि नहीं, लग रहा है तो इसमें कोई दुख की बात थोड़ी ना है। अब भाई प्रॉब्लम है तो मलहम तो लगाना ही पड़ेगा। अब हम गद्दे वाली सीट तो लगवा नहीं पाएंगे, है कि नहीं भाई, कहां से लाएंगे गद्दे वाली सीट। तुम लोगों से फीस मांगते तो तुम लोग कहते और कम करा दो, तो गद्दे वाली सीट के लिए तो और पैसे चाहिए होंगे ना। मैंने क्या बताया था कि अपनी जेब से वो कुछ नहीं करेंगे,
सब तुम ही से लेके चक्कर कि तुमको सर सोफे लगवा दो, कहेंगे सोफे लगवा देंगे, वो फीस मांग लेंगे तुमसे। हाँ देखो, हम dt को किधर ले आए, इधर, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जरा देखो यार, अब हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन करके कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गौर से देखना, लिमिट लगा रहे हैं क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल बनाओगे ना। t की लिमिट क्या है, 0 से t, तो t की लिमिट है 0 से t। जब t इक्वल टू 0 था तो a की वैल्यू a नॉट, जब t इक्वल टू t सेकेंड है तो a की वैल्यू, हाँ a नॉट माइनस x लिख दो या at लिख दो, बातें की। अब इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dA का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा a, और a पर फिर लिमिट लगा दोगे, है ना। माइनस साइन चल रहा है, इसी तरह आएगा t, और t पर लिमिट लगा दोगे, ठीक है भाई। dx का इंटीग्रेशन x, तो dA का इंटीग्रेशन a और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखो लिमिट चिपकाता हूं, तो देखो माइनस at माइनस a नॉट इक्वल टू k, ठीक है, t माइनस 0। तो यार सॉल्व कर लो, a नॉट माइनस at, माइनस अंदर चला गया है kt, तो k की वैल्यू आ गई a नॉट माइनस at बाई टी। आप सभी बच्चों को पता है कि हमें k निकालना था, क्यों निकालना था, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू k के बराबर है। k निकल आएगा तो रेट निकल आएगा, k की वैल्यू निकल आई। बच्चों ने कहा सर इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो मैंने कहा कर देते हैं। देखिए at की वैल्यू डाल दो, सही है। at की वैल्यू क्या होती है, a नॉट माइनस एक्स, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू, अब गौर सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इक्वल टू a नॉट माइनस at डिवाइडेड बाई t इक्वल टू x बाई टी। ये देखो निकल आया। अब आप सारे बच्चों को ये मैथमेटिक्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। वो बता दिया है कैसे करते हैं, मगर इसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पेपर से। तुम्हें ये बात याद रखनी है, ये सारे पॉइंट याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन का पॉइंट, ये पॉइंट, और फिर ये इक्वेशन याद रखनी कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू a नॉट माइनस at डिवाइडेड बाई टी या x डिवाइडेड बाई टी होता है। ये जरूर याद रखना है क्योंकि अब क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ये तो प्रूफमेंट है, मैथमेटिक्स है, इसका कहीं लेना देना नहीं, क्योंकि कोई सीबीएसई बोर्ड में हो नहीं कि प्रूफमेंट करने को आ रहा है। यहां तक ठीक है, कर लोगे। अच्छा अब जरा देखिए बच्चों, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो एक होता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है इसको समझाते थोड़ा। देखो कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस 50% जितने समय में खत्म हो जाता है, कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस 50% जितने समय में खत्म हो जाता है, उस समय को टी हाफ कहा जाता है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। मतलब क्या कहते हैं, देखो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% केमिकल रिएक्शन। 50% केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, टी हाफ कहेंगे, या 50% प्रोसेस। आधा प्रोसेस खत्म होने में जो समय लगता है उसको टी हाफ कहा जाता है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, टी बनाओ और नीचे हाफ बना दो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। क्लियर हो गई।
टी हाफ का मतलब क्या है? वो समय जिसमें कोई भी प्रोसेस 50% डिसोसिएट हो जाता है या 50% खत्म हो जाता है, उस समय को हम टी हाफ कहते हैं। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ कितना आएगा, जरा गौर से देखिए, डरना नहीं। पैरेलल में ले चलो, देखिए कहाँ है, उधर लिखा है, हाँ इधर लिख दूं, गौर से देखिएगा, एक सेकंड बस रुक जाओ। यदि हम t इक्वल टू 0 पे यहां थे, अब मैं यहां पहुंच जाता हूं टी हाफ, तो बताओ टी सेकंड ना पहुंच के, मैं टी सेकंड पे रुका ही नहीं, t इक्वल टू 0 टी सेकंड पे नहीं रुका, मैं रुका जाके टी हाफ पे। यदि ये समय टी हाफ है तो जरा बताओ एटी की वैल्यू कितनी होगी? टी हाफ का मतलब कितना डिसोसिएट हो गया है? 50%। तो जब 50% डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना? 50%। यदि कोई कहता है कि 50% रिएक्शन खत्म हो गई है, तो कितनी रिएक्शन बची है? 50%। तो यदि आप टी हाफ समय चल लोगे, गौर सुनिए, यदि आप टी हाफ समय चल लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई कितना डिसोसिएट हो गया? 50%। तो ए नॉट का 50% कितना? ए नॉट बाई 2। अच्छा बचेगा कितना? 50%। 50% डिसोसिएट हो गया तो बचा भी 50%। बताओ सही है? यदि हम टी को टी हाफ कर देंगे, मतलब हम वो समय चलने जो टी हाफ टाइम है, तो टी हाफ टाइम चलने के बाद रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू बचेगी? ए नॉट बाई 2। क्यों? 50% खत्म हो गया तो 50% बचा, तो 80 बची हुई वैल्यू है तो वो भी ए नॉट बाई 2। और एक्स क्या है? डिसोसिएट वैल्यू, वो भी ए नॉट बाई 2, क्योंकि 50% खत्म हो गए तो 50% बचे। तो यहां पर बस मैं यही करने जा रहा हूं, देखना मैंने क्या किया, टी को टी हाफ कर दिया, इस समय को टी हाफ कर दो, तो जब तुम टी को टी हाफ कर दोगे तो एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए नॉट बाई 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो देखो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया? ए नॉट बाई 2 के। वो समय कितना होता है? ए नॉट बाई 2 के। चेक करो, टी हाफ को इधर ले आए, के को उधर लेके चले गए, तो ए नॉट, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ए नॉट, और 2 2 है और के यहां आ गया। ठीक है, तो वो समय कितना होता है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ए नॉट बाई 2 के टाइम में 50% खत्म हो जाएगी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ए नॉट बाई 2 के टाइम में 50% खत्म हो जाएगी, ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है। और साथ साथ में ये भी पता चल रहा है, गौर से देखो, कि जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे उतना बड़ा टाइम होगा। देखो है कि नहीं, कि भाई तुमने यदि इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो आधा खत्म होने का टाइम बढ़ जाएगा, आधा खत्म होने का टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, वो अपनी स्पीड तो बढ़ाएगा नहीं, उसकी वैल्यू के बराबर है। तुमने वैल्यू बढ़ा दी, उसकी स्पीड सेम है, तो अब उसको उतना खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको 10 किलोमीटर जाना है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मैंने कहा भाई 10 किलोमीटर जाना है, तो तुम 5 किलोमीटर जाने में मान लो 20 मिनट लेते हो। अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी है, मैंने कहा ये 50 किलोमीटर जाना है और तुम्हारी स्पीड वही है, तो अब 25 किलोमीटर जाने में तुम ज्यादा टाइम लोगे, क्योंकि स्पीड तो बढ़ी नहीं रही है। तो वही हाल हो रहा है, स्पीड बढ़ा नहीं रहे हो, तो तुम जब इनिशियल वैल्यू बढ़ा दोगे तो टी हाफ बढ़ जाएगा। अब 50% खत्म करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। और यदि दो डिफरेंट रिएक्शन में कंपेयर हो, तो ये देखो, दो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, तो उसमें से टी हाफ किसका बड़ा होगा? जिसका के छोटा होगा। मगर ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए लगेगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन का के तो कांस्टेंट होता है। तो ये वाला पॉइंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए, ये वाला पॉइंट सेम रिएक्शन के लिए। भाई सेम रिएक्शन का तुम कंसंट्रेशन बढ़ा घटा सकते हो, रिएक्टेंट डालते जाओ, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। सेम रिएक्शन का के थोड़ी चेंज होता है, वो तो कांस्टेंट होता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए कंपेयर में है, कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ए है, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बी है, इसका के दिया है, इसका के दिया है। अब बताओ टी हाफ किसका कम होगा?
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका के ज्यादा उसका टी हाफ कम, तो उसके लिए काम आएगा। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बताया कि कोई रिएक्शन यदि जीरो ऑर्डर की है तो वो कांस्टेंट रेट से चलेगी, उसकी वैल्यू के बराबर होगी, और वो के की वैल्यू निकल के आएगी ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को आधा खत्म होने में जो समय लगेगा वो ए नॉट बाई 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे उतना ज्यादा टी हाफ आएगा। यहां तक ठीक है। अब किसी बच्चे ने जिद जाहिर की कि सर 100% रिएक्शन कितने समय में खत्म होगी, 100% रिएक्शन खत्म होने में। तो जरा देखो हमारी स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो जस्ट डबल टाइम लगेगा। भाई हम इक्वल स्पीड से जा रहे हैं, तो आप बताओ 10 किलोमीटर जाने में मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, तो 20 किलोमीटर जाने में कितने लगेंगे, 20 मिनट। क्यों, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कहाँ चेंज हो रही है। जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो तुम जस्ट डबल जाओगे तो जस्ट डबल टाइम लगेगा। तो 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ का डबल, मतलब इसका मल्टीप्लाई। तो ये देखो कितना आ गया, है ना। तो ध्यान रखिए 100% जीरो ऑर्डर की रिएक्शन खत्म होने में ए नॉट बाई के समय लगता है, मतलब टी हाफ का डबल टाइम लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा हर एक में नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती है, वो टेंस टू जीरो जाती है मगर खत्म कभी नहीं होती है। क्यों नहीं होती अभी बताऊंगा। तो ये नहीं कि ऐसा है कि हर एक में यही लगेगा, हर एक में यही लगना होता तो हम इतना फोकस ना कर रहे होते। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 100% खत्म करने में टी हाफ का डबल टाइम लग रहा है। और क्यों लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसलिए आधी रिएक्शन खत्म करने में जितना टाइम लगेगा बची हुई आधी रिएक्शन खत्म होने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 4-6 पॉइंट बताए ये सारे दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चन करते समय, कि टी हाफ की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू क्या है, पूरी रिएक्शन खत्म होने में क्या लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, कैसे निकलता है। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इनके ग्राफ, फिर क्वेश्चन। ठीक है, टाइम हो रहा है तो पहले क्वेश्चन कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं करोगे, ग्राफ तो कल बना देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बताइए है कि नहीं। रेट की वैल्यू किसके बराबर है, के। तो ये क्या होता है जीरो ऑर्डर के केस में, ये करो बताइए 3A gives B plus C would be a zero order reaction when rate of reaction is proportional to the square of concentration of A। रेट जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है नहीं, तो तुम कुछ भी वैल्यू रखो रेट कांस्टेंट रहेगा। वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए का कुछ भी कंसंट्रेशन रखो रेट सेम रहेगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, रेट रिमेन अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी, तो प्रोडक्ट है यार। रेट हमेशा रिएक्टेंट के वैल्यू पे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल इज द, क्लियर। अच्छा अब तुम जिद कर रहे हो तो एक और लो, बताओ। The half-life period of a substance is 50 minutes at a certain initial concentration. When the concentration is reduced to half, the time, हाँ, अब जरा देखो आपको अभी पढ़ाया है कि टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनिशियल वैल्यू आधी कर दी तो टी हाफ भी आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। चेक करो, वो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट at a certain initial concentration. If the concentration is reduced to half, concentration आधा कर दिया
तो टी हाफ भी आधा हो गया। ये क्या बता रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चेंज कंसंट्रेशन में उतना ही चेंज टी हाफ में। ये तो कब होता है, जीरो ऑर्डर के केस में होता है, अभी लिख के आया हूं। ये देखो है, तो जब तुमने इसको आधा किया तो ये भी आधा हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, जीरो है। अब ग्राफ बना दे। अच्छा एक क्वेश्चन दे दे बस एक। क्या टाइम बहुत हो गया है क्या? तो 12:45 पे खत्म होती है ना, तो 1 मिनट तो ले ही लेता हूँ यार। तो जो जो बचेंगे वही मेडिकल क्लियर करेंगे। सोच लो, फिर मत कहना कि गलत बता दिया है। बताओ। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ दिया है। अब पूछ रहा है 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो टी हाफ का डबल है ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्राफ करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन